चलो बच्चों, तो आज हम लोग का थर्ड लेक्चर है डिप्रिसिएशन का। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देख लेना फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो हम लोग थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अब ये डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या होता है? अब देखो, इसके बारे में हम लोग दो लाइन लिख लेते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस है किस चीज का? प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड set over the estimated useful life in a systematic manner, in a systematic manner। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हमें क्या करना है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। याद रखें, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में लैंड को छोड़कर, क्योंकि लैंड पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि लैंड का वैल्यू कभी गिरता नहीं है। लैंड में ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें वियर एंड टियर होगा, उसका एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो और ऐसा नहीं कि नए नए टेक्नोलॉजी की वजह से लैंड का वैल्यू गिर जाएगा। तो हमने देखा था कि डिप्रिसिएशन के जो कॉजेज हैं उसमें लैंड का डिप्रिसिएट होना वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि लैंड का वैल्यू गिरेगा नहीं इन सारे वजहों से। इसीलिए हम कभी भी लैंड पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें उस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का जो कॉस्ट है, मान के चलो तो हमने एक मशीन खरीदा जिसकी वैल्यू 5 लाख है, हमने 5 लाख में उस मशीन को खरीदा, तो उस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उस 5 लाख को एक ही साल के अंदर हमें खर्चा नहीं बुक करना है, उसको उसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मैंने क्या बोला? उसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पर उस एसेट के कॉस्ट को हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांट देना है। जैसे मान के चलो उस मशीन का लाइफ 5 साल है, तो हम उसके कॉस्ट को 5 साल में बांट देंगे, ठीक है। 5 साल में उसको खर्चे के रूप में दिखाएंगे। तो ये डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग वही प्रोसेस है जिसमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट देते हैं उसके यूजफुल लाइफ के आधार पर, वो भी बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में। ऐसा नहीं कि कभी 2 लाख चलो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कभी 3 लाख, उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के कॉस्ट को, उसका ही प्रोसेस है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है सर। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो हमें समझ में आ गया डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फिक्स्ड एसेट यानी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके यूजफुल लाइफ के बेसिस पर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मेथड्स कि डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के कितने मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। चलो अब देखो, डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का जो मेथड होता है, यानी डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने का, ठीक है, डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने का जो मेथड होता है वो उसके 2 मेथड होते हैं, ठीक है। तो आप अपने कॉपी को क्या करो? 2 भाग में बांट लो। कितने भाग में बांटना है सर? 2 भाग में बांट लेना है, ठीक है। हमने इस तरह से बांट लिया। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का जो अकाउंटिंग है वो 2 टाइप के हैं। वो कितने टाइप के हैं सर? 2 टाइप के हैं, ठीक है। ठीक है, एक को बोला जाएगा मेथड 1, एक को क्या बोला जाएगा? एक को बोला जाएगा मेथड 1, मेथड 1, और दूसरे को बोला जाएगा मेथड 2। दूसरे को क्या बोला जाएगा? मेथड 2, ठीक है। चलो
अब मेथड 1 को क्या बोला जाता है, उसका नाम लिख लो। मेथड 1 को बोला जाता है चार्जिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, चार्जिंग ऑफ डिप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट, चार्जिंग ऑफ डिप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट। यानी कि जो डिप्रिसिएशन को हम चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन जो हम खर्चा बुक करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एसेट के ऊपर चार्ज करेंगे। यानी जब जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे, एसेट अकाउंट को कम करेंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन खर्चा है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, उससे हमें क्या करना है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को कम करना होता है। तो जब जब डिप्रिसिएशन चार्ज होगा हमें एसेट को क्या करना होता है, कम करना होता है। ठीक है। दूसरा मेथड का नाम क्या है, दूसरा मेथड का नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। चार्जिंग बोलो रिकॉर्डिंग बोलो दोनों सेम ही होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ डिप्रिसिएशन बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, या इसी को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को ही बोला जाता है अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन दोनों एक ही है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन दोनों एक ही है। जैसे घर में आपका नाम मोनू है और स्कूल में आपको राजू कह के बुलाते हैं, बट आप दोनों एक ही इंसान हो, उसी तरह से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहला मेथड है जिसमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन को चार्ज करना है सीधे एसेट के ऊपर, यानी कि आप बोल सकते हो कि नो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन, नो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, नो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन। ठीक है। तो एक में क्या करना है कि जब जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो उससे हम एसेट को तुरंत एसेट के ऊपर चार्ज कर देंगे, एसेट को कम कर देंगे। जब जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट को कम कर देंगे। ये हमारा मेथड 1 हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि हम जब जब डिप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे या डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम एसेट को कम नहीं करेंगे, जितना से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा उतना से हम क्या करेंगे, ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है यानी उतना से प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। डिप्रिसिएशन का क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, यानी एक्यूमुलेट करके रखते जाएंगे। डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, एक साथ जोड़ के रखना, डिप्रिसिएशन को रखते जाएंगे, और जब वो हम एसेट को बेचेंगे या डिस्कार्ड करेंगे ना, तब उस पे जितना डिप्रिसिएशन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, जितना से हम उस, मान के चलो हमने एक मशीन खरीदा, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने एक मशीन खरीदा 5 लाख रुपया का, हम हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 10%, 10%, 10%। ठीक है। तो फर्स्ट अब बात कर लेते हैं मेथड 1 का। मेथड 1 में क्या होगा कि जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मान के चलो 50-50 हजार हमने हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हर साल क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और अपने एसेट को कम कर देंगे, यानी एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये हुआ मेथड 1। दूसरा मेथड क्या बोलेगा कि आप क्या करो, एसेट को मत कम करो, वो चूंकि आपका पैसा तो अभी खर्चा हो नहीं रहा है, डिप्रिसिएशन का पैसा तो बचा के रख रहे हो, तो उस पैसे से वो जो पैसा बचा के रखे उसको एक बक्से में रख दो जिसका नाम रखा गया है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि आप जब जब डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आप डिप्रिसिएशन को खर्चा मानो, डिप्रिसिएशन को डेबिट करो, और उस पैसे से तुरंत एसेट को कम नहीं करो, आप क्या करो, उसको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में रखते चलो, और हर साल वो करो। जब मान के चलो एसेट को बेचोगे, मान के चलो 3 साल हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, चौथा साल हम उस एसेट को बेच रहे हैं, तो जितना डिप्रिसिएशन तुमने चार्ज किया, यानी 1.5 लाख रुपया का, मान के चलो हर साल हमने 50-50 हजार रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो वो जो 1.5 लाख का डिप्रिसिएशन होगा उतना से क्या करो, वो 1.5 लाख का जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन तुमने क्रेडिट किया था उसको ट्रांसफर कर दो एसेट में, यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को डेबिट करो और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो। ये चीज हम लोग जर्नल एंट्री में अभी सीखेंगे।
बिल्कुल रिलैक्स होना है। अभी तक हमने दो ही बात की कि डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का दो मेथड होता है, सीधे सीधे एसेट को कम कर दो, या दूसरा होता है एसेट को तुरंत मत कम करो, जब बेचने जाओगे तब कम करना एसेट को, अभी मत कम करो, एसेट एज इट इज रहने दो। तुम क्या करो, जितना से डिप्रिसिएशन चार्ज करो उतना से उसको एक अलग बक्सा में रख दो, जिस बक्से का नाम क्या है, बक्से का नाम है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। बक्से का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन। यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो हमने बात कर लिया ये दोनों मेथड होते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा देर के लिए इसको मिटा देता हूं, रब कर देता हूं यहां तक। तो हमने बात कर लिया दोनों मेथड का। चलो अब हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्री का, कि जर्नल एंट्री क्या होगा दोनों मेथड का, दोनों अलग अलग मेथड का जर्नल एंट्री क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जर्नल एंट्री होता है असेट परचेज करने का। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, असेट परचेज करने का। असेट परचेज करने का। ठीक है, तो अगर बात किया जाए मेथड वन में, ठीक है, एक साइड मैं आपको लेफ्ट साइड मेथड वन रखता हूं, ठीक है, और राइट साइड जो है मेथड टू रखता हूं। ठीक है, चलो मेथड टू। अब बताओ, जब हम कभी एसेट को परचेज करेंगे, ध्यान से सुनना, एसेट को परचेज करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगा। सर एसेट का परचेज करेंगे तो हम जब भी कोई एसेट खरीदेंगे, मान के चलो हमने मशीन खरीदा, तो मशीन हमारे पास आएगा, यानी मशीन को डेबिट करेंगे। कितना से डेबिट करेंगे, जितना से उसका कॉस्ट है, जितना से उसका कॉस्ट है उतना से डेबिट करेंगे, और कैश या बैंक जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों मेथड के लिए सेम ही रहेगा। मेथड वन में भी वही एंट्री करने वाले हैं, मेथड टू में भी वही एंट्री करने वाले हैं। तो मेथड वन में क्या एंट्री करेंगे, एसेट परचेज का। सर इसका परचेज का एंट्री होगा असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, अगर कैश में खरीदते हैं तो कैश, बैंक में खरीदते हैं तो बैंक, यानी असेट परचेज करने का ये एंट्री होगा। मेथड टू में भी सर वही एंट्री होने वाला है, असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आप अपनी कॉपी को हमेशा दो भाग में रखना, अब फिर बीच में इसको एक लकीर खींच देते हैं जिससे कि क्लियर रहेगा। ठीक है, हमने एक लकीर खींच दिया। चलो, तो एसेट परचेज का एंट्री समझ में आ गया। एसेट परचेज का मेथड वन हो मेथड टू हो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री वही होगा एसेट खरीदने का, कि जब भी हम एसेट खरीदेंगे तो एसेट को डेबिट करेंगे और कैश और बैंक को क्रेडिट करेंगे। सर कितने अमाउंट से करेंगे ये भी बता दो। तो सर इसका अमाउंट जो रहेगा वो रहेगा कॉस्ट ऑफ असेट। दोनों के लिए वही होगा कि हमने जितना एसेट पे खर्चा किया, जितना कॉस्ट लगाया, हमने कॉस्ट ऑफ एसेट कैलकुलेट करना सीखा था लास्ट क्लास में, तो जो कॉस्ट होगा उतना से एसेट को डेबिट करेंगे, यानी जो भी एसेट का नाम रहेगा, मशीन रहेगा, फर्नीचर रहेगा, प्लांट रहेगा, उसको डेबिट करेंगे, कैश बैंक को क्रेडिट करेंगे। क्लियर, चलो सर समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, हमने एसेट खरीद लिया, अब हमको एसेट को हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। तो इसको भी सर क्या करना है, इसको भी दो भाग में बांट दो, इसको भी एक लकीर खींच के दो भाग में बांट दो, एक मेथड वन हो जाएगा, दूसरा मेथड टू हो जाएगा। एक क्या होगा, मेथड वन, मेथड वन आपको पता है जहां पे सीधे एसेट के अंदर चार्ज करते हैं और उसके लिए कोई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं खोलते हैं। मेथड टू क्या है, जहां पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन यानी अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट खोला जाता है, मेथड टू। तो मेथड टू में क्या होगा, सबसे पहले हमें बताओ कि मेथड वन में क्या करोगे। सर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डिप्रिसिएशन हमारा खर्चा है, डिप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। डिप्रिसिएशन हमारा खर्चा है तो डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सर चूंकि हमें सीधे एसेट के ऊपर चार्ज करना है, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, एसेट के ऊपर चार्ज हो रहा है, तो सर हम एसेट को क्रेडिट करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, मेथड टू की बात करें तो सर मेथड टू में तो हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन खोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहां पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बना रहे हैं, यहां पे तो हम एसेट के ऊपर चार्ज कर रहे थे, चार्ज टू एसेट।
ये आपको पता है मेथड वन क्या है, चार्ज टू एसेट। तो सर मेथड वन में जब एसेट के ऊपर चार्ज किया तो सीधे डिप्रिसिएशन को डेबिट किया, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब मेथड टू में सर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट खोलना है, तो खर्च, यहां पे भी डिप्रिसिएशन तो खर्चा ही है सर, यहां भी डिप्रिसिएशन खर्चा है, तो खर्चा को तो डेबिट करना है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बट सर यहां पे असेट को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तुरंत असेट को कम नहीं करना है, हम असेट को कम जब बेचने लगेंगे तब कम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये जो डिप्रिसिएशन की वजह से पैसा बचा है ना, ये पैसा को हम कहां रखेंगे सर, इस पैसा को एक अलग तिजोरी में रखेंगे। उस तिजोरी का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। उस तिजोरी का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो, अब यहां पे बच्चे के मन में सवाल आएंगे, सर एसेट तो समझते हैं, एसेट हमारा मतलब हमने शुरू से ही पढ़ के रखा है कि सर अकाउंट्स के 5 पिलर होते हैं, तो डिप्रिसिएशन जो है वो खर्चा के पिलर में आएगा, एक्सपेंसेस के पिलर में आएगा, असेट तो सर असेट के पिलर में आएगा। ये सर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन किस पिलर में जाएगा, यानी असेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये जो 5 पिलर है उसमें ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन किस पिलर में जाएगा। अब जरा खुद सोचो, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या है, असेट है, कैपिटल है, लायबिलिटीज है, रेवेन्यू है, खर्चा है, जरा सोचो। तो सर सोचने से ये लग रहा है कि ये पैसा, डिप्रिसिएशन क्या है, खर्चा है, लेकिन इसके वजह से हमारा पैसा बाहर नहीं जा रहा है, यानी ये नॉन कैश खर्चा है। तो वो जो हम खर्चा दिखा रहे हैं यानी प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, तो कुछ पैसा बच रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है उसको हम एक रिजर्व की तरह ले सकते हैं कि ये हमको हमारे प्रॉफिट को एक अलग बक्से में रख रहा है, तो ये एक टाइप का रिजर्व है। ये एक टाइप का क्या, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये एक टाइप का रिजर्व है। अब रिजर्व को सर, रिजर्व तो ये 5 पिलर के अंदर नहीं आता है, तो ये रिजर्व को किसके अंदर रखोगे सर, इस रिजर्व को हम लायबिलिटीज के कैटेगरी में रखेंगे। क्यों सर लायबिलिटीज, क्यों? अब देखो ये आपका पैसा है, देखो नॉर्मली ये आपका पैसा, अगर आपका खुद का पैसा है तो आप जहां चाहो जहां मर्जी हो वहां आप खर्चा कर सकते हो, राइट। बट ये पैसा ऐसा है, इसको आप जहां मर्जी चाहो खर्चा नहीं कर सकते हो। इस पैसे को आपको बचा के संभाल के रखना होगा। जब आपका वो एसेट पुराना हो जाएगा, जब आप उस एसेट को यूज नहीं कर पाओगे, तो आपको नया एसेट चाहिए होगा, और नया एसेट को चाहिए के लिए आपका दुकानदार तो कोई आपका रिश्तेदार तो है नहीं कि आपको फ्री में दे देगा, वो उसके लिए पैसा मांगेगा। तो ये पैसा जो आपने बचा के रखा है उसको उस टाइम में जब नया एसेट को खरीदोगे तो उस टाइम में इस पैसे को यूज करोगे। यानी आपको एक जिम्मेदारी दिया गया है कि इस पैसे को संभाल के रखना है। इस पैसे को क्या करना है, संभाल के रखना है। जैसे देखो माँ बाप बच्चे की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग अलग तरह से फंड तैयार करते हैं, ठीक है। अब मान के चलो बच्चे की शादी के लिए फंड तैयार कर रहे हैं, तो उस पैसा को अपने डे टू डे यूज में तो खर्चा नहीं कर पाएंगे ना, तो वो पैसा क्या है, पैसा मेरा ही है, लेकिन ये एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है कि इस पैसा को हम कहीं दूसरे जगह उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को हम क्या मान के चलते हैं, लायबिलिटीज। बट अगर आप अंदर झांक के देखो तो ये आपका खुद का ही पैसा है, तो सर लायबिलिटीज कैसे हुआ? लायबिलिटीज इसलिए हुआ कि इस पैसा को आप अपने मन मर्जी के हिसाब से खर्चा नहीं कर सकते हैं। इस पैसा को आपको संभाल के रखना है लंबे समय के लिए। जब आपका एसेट पुराना हो जाएगा, तो जब आपको नया एसेट की जरूरत होगा तो उस पैसे को तब इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दोनों में से कौन सा मेथड बढ़िया है सर? वैसे तो दोनों मेथड यूज है, मतलब बिजनेस में, कॉर्पोरेट में दोनों मेथड यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो सबका ये 2 चॉइस दिया है। एक चॉइस है कि तुम एसेट को सीधे तुरंत कम कर दो, डिप्रिसिएशन को चार्ज करो और एसेट को कम कर दो, और दूसरा है कि तुम एक काम करो, वो फंड को अलग से लायबिलिटीज के रूप में रखो, ठीक है। और जब तुमको एसेट, नया एसेट चाहिए होगा, यानी जब तुम पुराना एसेट को बेचेगो, तो ये जो तुम्हारा फंड होगा ना, उस फंड से एसेट को कम कर देना और फिर उस पैसा का इस्तेमाल करके नया एसेट ले लेना, ठीक है। तो सबके अपने अपने चॉइस होते हैं, ठीक है। बट हम लोगों को डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए 2 चॉइस दिया है, या तो सीधे एसेट को कम कर दो या एक अलग फंड क्रिएट कर लो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के नाम से। इसी का दूसरा नाम क्या है, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन, यानी डिप्रिसिएशन को अकुमुलेट करो। अकुमुलेट का मतलब क्या होता है, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। जब तुम एसेट को बेचोगे तब तुम एसेट, ये जो डिप्रिसिएशन का बक्सा है उसको खोलना, उसको एसेट में ट्रांसफर कर देना या एसेट को कम कर देना,
ठीक है, चलो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सर डिप्रिसिएशन खर्चा है, आपने बताया, आपने क्या बताया कि डिप्रिसिएशन खर्चा है। तो सर खर्चे को तो सर पीएल में ट्रांसफर करना होता है हर साल के अंत में, तो सर यहां भी पीएल में ट्रांसफर करना होगा क्योंकि डिप्रिसिएशन हमारा खर्चा और खर्चे को पीएल में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। तो क्या एंट्री करेंगे, थर्ड एंट्री। इसी तरह से आपको क्या करना है, अपने कॉपी में दोनों अलग अलग मेथड का डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो थर्ड क्या करोगे, ट्रांसफर ऑफ डिप्रिसिएशन, ट्रांसफर ऑफ डिप्रिसिएशन टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो भी कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। हमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है पीएल अकाउंट में साल के अंत में। हर साल हम क्या करते हैं, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो खर्चा को हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उसका एंट्री क्या होगा, तो इसके लिए भी हम लोग दो बक्सा बना लेते हैं। एक तो सर मेथड 1 फॉलो करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, और दूसरा मेथड 2 फॉलो करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, मेथड 1, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 2 पता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और मेथड 1 क्या है, सीधे एसेट में चार्ज करते हैं। तो सर मेथड 1 में क्या एंट्री करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करना है, तो एंट्री क्या होगा, ये जो डिप्रिसिएशन जो हमने डेबिट किया है इसको क्रेडिट करेंगे और पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे। पीएल के डेबिट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे, यानी एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। सर यहां पे भी तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है, तो उसको क्रेडिट करेंगे और पीएनएल को डेबिट करेंगे, क्योंकि यहां भी पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां भी पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कोई भी मेथड फॉलो करो ट्रांसफर करने का तो सेम ही एंट्री रहेगा। ठीक है, तो यहां भी हम लोग सेम एंट्री करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। चलो, तो हमने क्या किया सर, हमने जो भी डिप्रिसिएशन पूरे साल भर में हमने चार्ज किया था उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। चलो चलो, तो अब हम लोग सर आगे क्या करेंगे, अब देखो आगे हम लोग, हमने एसेट खरीदने का एंट्री कर लिया, डिप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री कर लिया, तीसरा डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ एसेट। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्पोजल ऑफ एसेट। ये क्या होता है, यानी बोल सकते हो एसेट्स की समाप्ति, एसेट की समाप्ति। आप इसे ब्रैकेट में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, when the asset is sold, when the asset is sold, asset is sold or discarded, discarded। अब देखो सोल्ड तो समझते हो कि एसेट को जब हम बेच देते हैं, ठीक है, एसेट को हम जब बेच देते हैं। और डिस्कार्डेड का मतलब क्या हुआ सर, डिस्कार्डेड का मतलब हुआ कि अब हमारा एसेट काम का नहीं रहा, अब हमको किसी भी हाल में इसको यूज नहीं कर सकते। एसेट इज नो लॉन्गर फॉर यूज, एसेट इज नो लॉन्गर फॉर यूज, नो लॉन्गर फॉर यूज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एसेट इतना पुराना हो गया कि इसको हम बेच नहीं रहे, लेकिन अब ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है, फिर कुछ भी हो, चाहे बेच दे या डिस्कार्ड कर दे, कुछ तो पैसा आएगा, कुछ तो अमाउंट रिलाइज होगा। मान के चलो बहुत पुराना हो गया, हम उसको बेच भी नहीं सकते, फिर भी हम रद्दी के भाव से, यानी कि हम उसको स्क्रैप में तो बेच सकते, कुछ तो अमाउंट रिलाइज होगा। तो अगर अमाउंट रिलाइज होता है तो उसकी क्या एंट्री होगी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं डिस्पोजल की, फिर भी हम लोग फोर्थ एंट्री करने वाले हैं, फोर्थ एंट्री। तो फोर्थ एंट्री का पॉइंट है कि जब अमाउंट रिलाइज होता है, कुछ भी, 1 रुपया भी रिलाइज क्यों ना हो, 1 भी रुपया क्यों ना आए, बट अगर अमाउंट रिलाइज होता है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, यानी अगर असेट को बेचते हैं और उससे पैसा आता है, असेट को बेचते हैं और उससे पैसा आता है, तो उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग 2 मेथड की बात कर लेते हैं। एक तो मेथड 1 जहां पे सीधे चार्ज करते हैं एसेट में, चार्ज टू एसेट। ऐसे तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेथड 2 क्या होता है,
मेथड 2 होता है सर, मेथड 2 होता है जहां पे हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हैं, यानी अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं सर। ठीक है, अब बताओ अमाउंट जब रियलाइज होगा तो क्या एंट्री होगा सर? सिंपल सी बात है सर, जब भी अमाउंट रियलाइज होगा, जब भी अमाउंट रियलाइज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा हमारे पास आएगा। जब भी हम बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, कैश और बैंक, कैश में आए या बैंक में आए, लेकिन पैसा तो आएगा सर, उसको डेबिट करेंगे। और सर पैसा आया है किससे, एसेट से, तो हमने एसेट को क्रेडिट कर दिया, कैश बैंक डेबिट करेंगे, असेट को क्रेडिट करेंगे। सर मेथड 2 में भी तो यही एंट्री होगा, मेथड 2 में भी यही एंट्री होगा। मेथड 2 में क्या एंट्री होगा सर? मेथड 2 में भी एंट्री होगा वही, कैश जब रियलाइज होगा, पैसा आएगा तो कैश और बैंक को डेबिट करेंगे और असेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, असेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि जब भी हम बेचेंगे एसेट को तो हमको उससे पैसा आएगा, पैसा हमारा एसेट है तो एसेट को डेबिट करेंगे, यानी कैश बैंक को डेबिट करेंगे और एसेट को क्रेडिट करेंगे, जिससे पैसा आ रहा है यानी एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर अब हम लोग ये बात किए थे कि सर फर्स्ट मेथड में तो क्या होता है कि डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो सीधे एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, यानी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। पर दूसरा मेथड में हम क्या किए थे, अलग से बक्सा में रखे थे जिसका नाम रखे थे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन। हम बोले थे कि क्या करेंगे कि जब हम एसेट को बेचेंगे तो उस बक्सा को खोलेंगे, उस बक्सा को खोलेंगे और उस बक्सा का जो फंड होगा उसको हम असेट में ट्रांसफर करेंगे, यानी ट्रांसफर की एंट्री। बट ये मेथड 1 में सर ये एंट्री नहीं होगा। तो अगर हम बात करें पांचवी एंट्री, तो पांचवा एंट्री हम क्या बोल रहे हैं, जो भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ध्यान से सुनना, प्रोविजन, ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जिसको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी बोला जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ब्रैकेट में आप रखना चाहो तो रख सकते हो, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन टू किसमें, एसेट अकाउंट में। हम ट्रांसफर करेंगे एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में। ठीक है, चलो तो सर ये जो ट्रांसफर करेंगे मेथड 1 में इसकी क्या एंट्री होगी, मेथड 1 में इसकी क्या एंट्री होगी सर? अब मेथड 1 में तो सर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आपने कोई खोला ही नहीं, आपने तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेथड 1 में नो एंट्री, इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। बट मेथड 2 में, मेथड 2 में एंट्री होगी, मेथड 2 में एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी सर? तो मेथड 2 में आप बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए फटाफट। सर हमने जब डिप्रिसिएशन चार्ज किया था तो हमने किया था डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट किया था। तो अब ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो हमने क्रेडिट किया था उसको डेबिट करेंगे। यानी सर यहां पे हम क्या करने वाले हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। और ये जो पैसा है उसको हम असेट अकाउंट में भेजेंगे, यानी असेट को कम करेंगे, जितना से हमने फंड बनाया उतना से असेट को कम करेंगे और नया असेट खरीदेंगे। ठीक है, टू असेट अकाउंट। चलो तो हमने बात कर लिया कि जब असेट को बेचते हैं, असेट को बेचते हैं तो पैसा आने का क्या एंट्री होगा, कैश बैंक टू असेट। ठीक है, और ट्रांसफर करना पड़ता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टू एसेट। बट ये मेथड 1 में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हम सीधे एसेट को, जब भी डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं तो एसेट तो वैसे भी कम कर देते हैं। बट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के केस में हमें प्रोविजन, जब भी एसेट को बेचते हैं तो हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को एसेट में ट्रांसफर करना होता है, तो उसके लिए एंट्री करते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। चलो अब देखो, जब हम एसेट को बेचेंगे तो ऐसा हो सकता है कि देखो जितना हमारा उस एसेट का वैल्यू होगा हमारे बुक में, ठीक है, उससे कम पे बेच सकते हैं या उससे ज्यादा पे बेच सकते हैं, यानी कभी प्रॉफिट हो सकता है कभी लॉस हो सकता है जब भी कोई एसेट को बेचते हैं। तो सर प्रॉफिट और लॉस इसका भी तो एंट्री करना पड़ेगा। जी बिल्कुल एंट्री करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री करेंगे? तो सबसे पहली बात कर रहे हैं
हम 6 पॉइंट की बात कर रहे हैं, फॉर प्रॉफिट और लॉस, फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑन सेल ऑफ एसेट, यानी अगर हम एसेट को बेचते हैं तो प्रॉफिट और लॉस का क्या एंट्री होगा। तो सर इसके लिए भी दो मेथड होगा, मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। चलो मेथड 1 आप अच्छे से जान चुके हो। मेथड 1 क्या होता है सर, एसेट के ऊपर चार्ज करना, सीधे एसेट के ऊपर, चार्ज टू एसेट, ठीक है। और मेथड 2 क्या होता है सर, मेथड 2 होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है। तो मान के चलते कि अगर प्रॉफिट हुआ, इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट के केस में अगर हमारे एसेट को बेचने से प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट को हम क्या करने वाले, क्रेडिट करने वाले। तो हम यहां पे एंट्री क्या करेंगे सर, हम यहां पे एंट्री करेंगे असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। सर यहां भी वही एंट्री होगा, यानी प्रॉफिट के केस में यहां भी एंट्री तो चेंज नहीं होने वाला है सर। एंट्री तो जब डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे तभी चेंज होता, नॉर्मल केस में एंट्री चेंज नहीं होगा, यानी यहां भी वही एंट्री करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। और सर अगर लॉस हो गया तो इन केस ऑफ लॉस, तो इन केस ऑफ लॉस, तो सर लॉस के केस में क्या करेंगे, और लॉस के केस में पीएल अकाउंट को डेबिट करोगे, पीएल अकाउंट को डेबिट करोगे टू असेट अकाउंट, और असेट अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ठीक है। यहां पे भी लॉस के लिए वही एंट्री होगा, लॉस के लिए क्या एंट्री होगा सर, लॉस के लिए पीएल अकाउंट डेबिट करेंगे और असेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमने 6 एंट्री देखा कि हमें 6 एंट्री करनी होती है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए। कितने एंट्री करनी होती है, 6। थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूं जिससे कि आपको फटाफट में एक्सप्लेन कर पाऊं। अब देखो शुरुआत करते हैं असेट परचेज करने का एंट्री, ठीक है। सबसे पहले हम बता देते कि हमने बात किया कि 2 मेथड हम फॉलो करते हैं। एक मेथड तो ये होता है कि हमें सीधे डिप्रिसिएशन को क्या करना है, सीधे असेट के अंदर चार्ज करना है। दूसरा मेथड होता है कि असेट के अंदर नहीं चार्ज करके हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब सर यहां पे क्या हो रहा है कि मेथड 1 जब हम एसेट परचेज करने का एंट्री, यानी फर्स्ट एंट्री जो होता है, आप देखो मेथड 1 फॉलो करो, मेथड 2 फॉलो करो, दोनों के अंदर जो है वो क्या है, सेम है। दोनों के अंदर क्या है, एंट्री सेम है। मेथड 1 में भी एसेट टू कैश बैंक करते हैं, मेथड 2 में भी एसेट टू कैश बैंक करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात करें चार्ज करने का, डिप्रिसिएशन को चार्ज करने का, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने का देखो यहां पे क्या होता है कि सीधे एसेट के अंदर चार्ज करते हैं तो डिप्रिसिएशन टू एसेट, और यहां पे अलग हो जाता है, यहां पे एंट्री डिफरेंट है, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहां पे एंट्री क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। थर्ड एंट्री हमने बात किया पीएनएल में ट्रांसफर करने का, यानी डिप्रिसिएशन का खर्चा है, डिप्रिसिएशन एक खर्चा है तो उसे साल के अंदर पीएल में ट्रांसफर करना होता है। तो पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री, सर पीएल में ट्रांसफर तो दोनों डिप्रिसिएशन को डेबिट किए थे, तो यहां पे भी जो दोनों का एंट्री हुआ है वो क्या हुआ है सर, सेम हुआ है। दोनों एंट्री क्या है, सेम है। यहां भी एंट्री क्या है, सेम है। तो यहां भी पीएल टू डिप्रिसिएशन, वहां भी मेथड 2 में भी पीएल टू डिप्रिसिएशन। फिर हमने बात करी एसेट को जब बेचते हैं या डिस्कार्ड करते हैं तो पैसा जब आता है तो पैसा आने का एंट्री क्या होगा, कैश बैंक को डेबिट करेंगे, एसेट को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे भी एंट्री क्या है, सेम है, ठीक है। फिर एक एडिशनल एंट्री करना पड़ता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को असेट अकाउंट में ट्रांसफर करने का, जिसका एंट्री प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। फिर हमने बात किया प्रॉफिट एंड लॉस के केस में, प्रॉफिट होता है तो असेट टू पीएल करते हैं, लॉस होता है तो पीएल टू असेट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल 2 एंट्री है जो मेथड 2 में अलग है और मेथड 1 से एज कंपेयर टू मेथड 1, मेथड 2 में थोड़ा डिफरेंट अलग है। एक तो चार्ज करने का डिप्रिसिएशन, मेथड 1 में हम डिप्रिसिएशन टू असेट करते हैं, मेथड 2 में डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होते हैं, और जब बेचने लगते हैं तो फिर उस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को असेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आई होप जर्नल एंट्री आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी इसको समझाने में, ठीक है।
चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इन दोनों अलग अलग मेथड के वजह से फिनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। यानी अगर हम बात करें फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट तो आप जानते हो, फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीज आता है, एक आता है बैलेंस शीट, दूसरा आता है पीएनएल, बैलेंस शीट और पीएनएल। तो अगर हम इसको भी दो भाग में बांट देते हैं, एक मेथड 1 और दूसरा मेथड 2, ठीक है सर, एक बांट देते हैं मेथड 1 और दूसरा बांट देते हैं मेथड 2, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा मेथड 1, मेथड 1 जिसमें हम क्या करते हैं, सीधे एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं, चार्ज टू एसेट, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या था हमारा सर, दूसरा मेथड था मेथड 2, मेथड 2 था जहां पे हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, यानी अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि फिनेंशियल, देखो जर्नल एंट्री हमने से एक देख लिया कि जर्नल एंट्री क्या करना है मेथड 1 के लिए, मेथड 2 के लिए। अब बात करते हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट और पीएनएल पे कैसा इंपैक्ट करेगा अगर मेथड 1 फॉलो करेंगे और मेथड 2 फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेथड 1 के अंदर अगर हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट अगर हम बनाते हैं, फटाफट इसका एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लो पीएनएल अकाउंट का। इस तरह से पीएनएल अकाउंट दिखता है, एक साइड डेबिट दूसरा साइड क्रेडिट, ठीक है सर। अमाउंट का एक कॉलम बना लो, ठीक है सर। चलो अब एक साइड डेबिट होता है दूसरा साइड क्रेडिट होता है। डेबिट साइड हम जनरली खर्चा को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और यहां पे रुपीज, और यहां पे इनकम को रिकॉर्ड करते हैं रुपीज। तो अगर बात करें कि पीएनएल के रिस्पेक्ट में मेथड 1 में हमने क्या क्या एंट्री किया था, तो अगर देखोगे तो मेथड 1 में एसेट टू कैश, तो पीएनएल में कोई इंपैक्ट नहीं, डिप्रिसिएशन टू एसेट मेथड कोई इंपैक्ट नहीं। तीसरा एंट्री जो हमने किया था डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने का पीएनएल अकाउंट में, यानी डिप्रिसिएशन का एंट्री करते थे, तो हम क्या किए एंट्री में, पीएनएल अकाउंट टू डिप्रिसिएशन, पीएनएल अकाउंट टू डिप्रिसिएशन। तो क्या हो रहा है कि पीएनएल अकाउंट टू डिप्रिसिएशन, यानी डिप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट डेबिट है। तो आप पोस्टिंग का रूल तो जानते हो, पोस्टिंग का रूल क्या बताता है कि अगर पीएनएल अकाउंट में हमें एंट्री पोस्टिंग करना है तो ये जो डिप्रिसिएशन जो क्रेडिट हुआ है वो क्या होगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा। ये लेजर का रूल है, आपको पता होगा, हाँ सर पता है। तो हम क्या करेंगे, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा वो चार्ज कर देंगे, ठीक है सर। मेथड 2 में भी तो वही होगा, अगर मेथड 2 का भी बात करो तो मेथड 2 में भी तो वही करने वाले हो। तो इसको भी मेथड 2 में रख लेते हैं, ऐड टू करंट पेज, इसको यहां पे रख लेते हैं, ठीक है। तो सर मेथड 2 में भी यही एंट्री होगा, यानी पीएल अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट साइड में आप दिखाओगे डिप्रिसिएशन अकाउंट को, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि कोई और दूसरा एंट्री क्या था पीएनएल के रिस्पेक्ट में। सर एक तो रियलाइज का एंट्री था, पीएनएल में नहीं गया था, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी पीएनएल में, प्रॉफिट और लॉस के केस में हमें पीएल में डालना होता है। तो अगर सर प्रॉफिट होता है ऑन सेल ऑफ एसेट, तो प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, पीएल के क्रेडिट में जाएगा, और अगर लॉस होगा तो सर पीएनएल के डेबिट में जाएगा। ये दोनों मेथड में सेम रहने वाला है, दोनों मेथड में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगर लॉस होगा तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, हम क्या लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। और प्रॉफिट होगा तो बाय गेन या प्रॉफिट जो भी बोलो, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन नहीं एसेट लगा दो, सेल ऑफ बाय गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। तो लॉस को डेबिट में दिखाते हैं और जो भी गेन होता है एसेट को सेल करने से उसको क्रेडिट में दिखाते हैं। सर मेथड 2 में भी तो वही होगा, बिल्कुल मेथड 2 में भी वही होगा, यानी लॉस जो होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, उसको डेबिट में, और जो गेन होगा ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यानी हमारा पीएनएल अकाउंट का जो इंपैक्ट है, चाहे मेथड 1 फॉलो करे मेथड 2 फॉलो करे, दोनों जो है वो क्या रहने वाला है सर, दोनों सेम रहने वाला है। यानी मेथड 1 फॉलो करे मेथड 2 फॉलो करे, दोनों सेम रहने वाला है।
देखो बच्चे, मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए कि देखो, वैसे मैं आपको चाहता तो बस बता देता कि जर्नल एंट्री क्या है, मैं आगे बढ़ जाता, ठीक है। मैंने बहुत ही डीप जाके मैंने सोचा, देखो ये हो सकता है कि आज का क्लास आपको एक बार में समझ में ना आए, तो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो पॉज करके दोबारा आप एक बार वीडियो जरूर देखना। जब तक आपको समझ नहीं आता इस कॉन्सेप्ट को मत छोड़ना, क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग साथ देने वाला है। मैं बोलता हूं कि बच्चे 11-12 करने के बाद सीए तक में जाते हैं तो उनको इतना क्लैरिटी नहीं रहता जितना क्लैरिटी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छे से डीप में जाके एनालाइज करके दिखा रहा हूं कि जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो दो मेथड में कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, उसको पीएनएल में क्या इंपैक्ट डालते हैं। आपको क्लियर होगा कि देखो सर ने बताया था कि मेथड 1 हो मेथड 2 हो, पीएनएल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। जो एंट्री हम पीएनएल के लिए मेथड 1 में करते हैं वही एंट्री पीएनएल के लिए मेथड 2 में भी करते हैं। ये चीज आपको जनरली नहीं सीखने को मिलेगा क्लास 11th में, बट ये अगर आप क्लियर हो जाओगे ना तो आपको मैं ये बोलता हूं कि आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलो, तो हमने पीएनएल की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। अब किसकी बात करेंगे? बैलेंस शीट की। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आपको यहां पे अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा क्या करना पड़ेगा सर? अलर्ट रहना पड़ेगा। बैलेंस शीट ऐसे ही दिखता है सर, एक साइड लायबिलिटीज होता है, एक साइड असेट होता है। हाँ, इसको इस तरह से कर लें। एक साइड क्या होगा? एक साइड लायबिलिटीज होगा और रुपीज, दूसरे साइड क्या होगा सर? असेट होगा, रुपीज। ठीक है, चलो अब इसको क्या करता हूं मैं, इसका जो है ना, इसका फॉर्मेट मैं यहां पे रख लेता हूं एडिशनल, मुझे आगे काम आएगा, मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखो, अब देखो मेथड 1 में क्या होगा सर? मेथड 1 में हमने बात किया कि जब भी डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एसेट को कम करते जाएंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम अपने एसेट को दिखाएंगे एसेट साइड में। हम क्या करेंगे? एसेट को दिखाएंगे एसेट साइड में। ठीक है, जो भी एसेट रहेगा डिप्रिसिएशन हर साल कटेगा, हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा। और जो एसेट को हम दिखाएंगे ना, वो किस वैल्यू पे दिखाएंगे सर? हम बुक वैल्यू पे दिखाएंगे। किस वैल्यू पे दिखाएंगे? बुक वैल्यू पे, यानी बुक में जो वैल्यू होगा, यानी हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज होते जाएगा, ठीक है, उतना से हर साल एसेट कम होते जाएगा, यानी ये एसेट का वैल्यू हर साल क्या होगा? कम होगा, हर साल कम होगा। ठीक है, बट बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट अब बात करते हैं ऑप्शन 2 का। तो ऑप्शन 2 में ऐसा नहीं होता है सर। ऑप्शन 2 में आप क्या कर रहे हो? एसेट को चेंज नहीं कर रहे हो, यानी जब आप ऐसे जब डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो उसके लिए आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन खोल लेते हो, ठीक है, और एसेट एज इट इज रखते हो। तो यहां पे क्या होगा मेथड 2 में कि आपका जो एसेट होगा, आपका जो एसेट जाएगा वो एसेट एज इट इज रहेगा, यानी इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, यानी जितना में आपने खरीदा, जितना में आपने खरीदा, इस ओरिजिनल कॉस्ट को ही हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोला जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट को ही हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोला जाता है। मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि तुमने मान के चलो मशीन 5 लाख में खरीदा, 4 साल बाद भी अगर तुम उस मशीन, तुम्हारे पास वो मशीन है तो 4 साल बाद भी वो मशीन तुम्हारे बैलेंस शीट में 5 लाख का ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम जो डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उसको अलग से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में रख रहे हो, तुम एसेट को तो कम नहीं कर रहे हो। तो वो जो तुम्हारा एसेट है 5 लाख का, वो 5 लाख का पड़ा रहेगा, यानी तुम्हारा जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट है, जितना में तुमने एसेट को खरीदा है, वो तुम्हारा एज इट इज रहेगा पड़ा। बट मेथड 1 में ऐसा नहीं होता। तुम हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो, जितना से तुम्हारा डिप्रिसिएशन चार्ज होता है उतना से एसेट हर साल कम होता जाएगा, यानी बुक वैल्यू पे तुम दिखा रहे हो। लेकिन मेथड 2 में क्या कर रहे हो? तुम उसे ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखा रहे हो, जितना में खरीदा था उतना में। बट जो तुमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया उसके लिए अलग से बक्सा बना दिया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, वो तुम्हारे लिए लायबिलिटीज है। तो तुम उसे कहां दिखाते हो? लायबिलिटीज साइड में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, या बोलो तो घर का नाम जो रखे हो, घर का नाम क्या रखे हो? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोलो या अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोलो, दोनों एक ही है। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोलो, दोनों क्या है? एक ही है सर। तो तुम एक साइड लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिखाते हो, दूसरे साइड में एसेट में दिखाते हो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, चलो अब मेथड 2 में क्या होता है? एक अल्टरनेटिव भी है। आप चाहो ऐसे नहीं करके अल्टरनेटिवली आप क्या करोगे?
अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में मैं यहां पे फटाफट दिखा देता हूं। अल्टरनेटिव क्या करोगे कि यहां पे मान के चलो, यहां भी मैं बैलेंस शीट एक बना देता हूं। ठीक है, चलो यहां पे एक बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं। बैलेंस शीट, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या करोगे तुम कि अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि अल्टरनेटिव में हम क्या करेंगे कि एसेट हम एज इट इज रखते हैं, एसेट को अंदर में रखोगे और ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को अलग से नहीं दिखा के क्या करोगे माइनस करके दिखा सकते हो। तो अल्टरनेटिव में हम चाहे तो एसेट को अंदर में रखेंगे और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाओगे, ठीक है। और जो नेट होगा, ठीक है, उसको एसेट के अंदर बाहर रखोगे। तो चाहे आप ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, दोनों फॉलो करो, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, ठीक है। चलो तो इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर देता हूं। तो आज का क्लास मैं मानता हूं कि थोड़ा सा हैवी होगा, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे से संभाल के तुम लोग को सीखना है। हमने आज बता लिया। अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं आज के क्लास के लिए कि आज हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि डिप्रिसिएशन को चार्ज करने का जो मेथड होता है, अकाउंटिंग का जो मेथड होता है, वो हम डिप्रिसिएशन को जो रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए दो मेथड यूज करते हैं। एक तो होता है सीधे एसेट से चार्ज कर लो, दूसरा होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट खोल लो। अगर एसेट से चार्ज करते तो क्या होता है, पहले तो खरीदने का एंट्री, एसेट जब परचेज करते हो तो चाहे दोनों मेथड में एंट्री सेम रहेगा। एंट्री क्या होगा, जब भी एसेट आता है तो एसेट को डेबिट करते हैं, कैश बैंक को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। दूसरा एंट्री डिप्रिसिएशन चार्ज करने का। मेथड 1 में क्या करोगे सर, मेथड 1 में डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। मेथड 2 जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के लिए होगा, क्या करोगे उसमें सर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। वहां पे क्या करोगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। थर्ड एंट्री पीएनएल में ट्रांसफर करने का सेम ही एंट्री होता है दोनों मेथड में। डिप्रिसिएशन को क्या करोगे क्रेडिट करोगे और पीएनएल को डेबिट करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। फिर बेचने से जो पैसा आता है उसका भी एंट्री सेम है, कैश बैक जो भी आता है टू असेट अकाउंट। और फिर नेक्स्ट एंट्री हमने बात किया वो केवल मेथड 2 के लिए एप्लीकेबल है, जहां पे आपको जो भी जो एसेट को बेच रहे हो उस पे जितना भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन तुमने बना के रखा है उसको एसेट के अंदर धकेल दो। यानी एंट्री क्या करोगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। फिर लास्ट में हमने बात की कि प्रॉफिट और लॉस का कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। प्रॉफिट होगा तो असेट टू पीएल करो, लॉस होगा तो पीएल टू असेट करो। ये दोनों मेथड के लिए बराबर है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। चलो बच्चों, तो आज के क्लास में आपने जो कुछ भी सीखा उसको क्या करना है, आपको समराइज करके पॉइंट वाइज आपको कमेंट्स करनी है। इससे क्या फायदा होगा, आपने जो कुछ भी क्लास में सीखा आप उसको समराइज कर पा रहे हो और रिकॉल कर पा रहे हो। दूसरा फायदा यह है कि मुझे पता चल रहा है कि मेरे कौन कौन से बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, और मैंने जो पढ़ाया है वो सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ में आपके जो रेगुलर क्वेरी होंगे उसके लिए तो आपको कमेंट्स करने ही करने हैं, और उसके साथ साथ आपको वीडियो को लाइक भी करने हैं और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर भी करने हैं। ये समझ लो कि आप मुझे गुरु दक्षिणा दे रहे हो, यानी ट्यूशन फी दे रहे हो मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।